हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। तो देखिए, कुछ सवाल और बचे हुए हैं अपने औसत से रिलेटेड, तो उन पर और बात कर लेते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। यदि n प्रेक्षणों x1 x2 xn इनका औसत x बार है, इनका औसत कितना है x बार, तो प्रत्येक संख्या में अगर एक का भाग दिया जाए तो औसत क्या आएगा। आपको बता दिया कितनी भी संख्याएं हो, अगर प्रत्येक संख्या को किसी खास संख्या से भाग दिया गया है तो औसत में उस संख्या का भाग लग जाएगा। प्रत्येक संख्या को अगर किसी खास संख्या से गुणा किया गया तो औसत भी गुणा हो जाएगा। प्रत्येक संख्या को अगर उस संख्या में जो प्रत्येक संख्या में अगर कोई संख्या जोड़ी गई है तो औसत में भी जुड़ जाएगा। तो प्रत्येक संख्या में एक का भाग दिया है तो औसत में भी क्या लग जाएगा, एक का भाग लग जाएगा। तो औसत पहले तो था अपना कितना x बार, और उसमें क्या करेंगे, एक का भाग लग जाएगा। बस ये आपका आंसर, तो x बार बटे, ठीक है। अच्छा, और इसमें देखिए ए बी सी डी ई एफ जी ये 5 क्रमिक सम संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा क्रमिक सम संख्याएं हैं। और जे के एल एम एन ये क्रमिक विषम संख्याएं हैं। तो उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो, क्रमिक सम संख्याएं तो औसत बीचों बीच होगा, मतलब औसत ये आ जाएगा, ठीक है। तो इन संख्याओं का औसत है डी। औसत डी है तो टोटल हो जाएगा 7d। औसत डी है, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 7d हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर औसत इन संख्याओं का जे के एल एम एन ये भी क्रमिक विषम संख्या, लगातार संख्या, तो औसत बीचों बीच है तो औसत हो जाएगा एल। औसत एल होगा तो टोटल हो जाएगा 5l, ठीक है। तो यह आ जाएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी है, 7 संख्या, ये 5 है, कितनी हो जाएंगी, 12 संख्या। यह जाएगा आपका आंसर। तो बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आराम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आप इसकी जगह कोई संख्या मान करके भी रख लीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं आगे। n संख्याओं x1 x2 xn तक का औसत x बार है, तो समेशन i इक्वल टू 1 to n x i माइनस एक्स बार की वैल्यू बताइए। तो देखो, औसत का कि पहले दिन ये बात समझा दी थी मैंने आपको, तो आराम से समझ लो। ये मैं अब नहीं बताऊंगा, शुरू का वीडियो देख करके आप कंफर्म कर सकते हो। थोड़ी सी बात समझा देता हूं। एक्स आई में से एक्स बार घटाया, एक्स आई में क्या घटाया, एक्स बार। आई क्या बोला है, आई है 1 से लेकर एन तक की संख्या, यानी एक्स एन 1 2 3 4 5 यहाँ एन तक आ रही है। तो कह रहे प्रत्येक संख्या में से औसत घटाओ, प्रत्येक संख्या में से औसत घटाओ और उनका सबका समेशन करो, टोटल करो। तो प्रत्येक संख्या में अगर औसत घटाया जाए तो उनका टोटल क्या आता है, 0 आता है। इसके बारे में पहले बात करी है, प्रैक्टिकली समझाया भी आपको। तो अगर किसी को कोई खटक लग रही है तो औसत की पहले दिन की क्लास ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा वापस। चलो आगे देखिए, 3 विज्ञान की कक्षाएं हैं, ए बी और सी जीव विज्ञान की परीक्षा देती है। कक्षा 1 का औसत आ रहा है 83, कक्षा बी का औसत आ रहा है 76, कक्षा सी का औसत आ रहा है 85, और ए और बी का औसत आया 79, बी और सी का औसत आया 81। तो कहना चाह रहा है तीनों कक्षाओं का औसत कितना हो जाएगा। आराम से देखिएगा, प्यार से देखना, तसल्ली से देखना एक बार। 3 क्लासें हैं, तो ए सेक्शन जो है उसके जो औसत मार्क्स आ रहे हैं 83 आ रहे हैं। बी सेक्शन के औसत कितने आ रहे हैं, 76 आ रहे हैं। सी सेक्शन का औसत कितना आ रहा है, 85 आ रहा है। ए क्लास के औसत मार्क्स है वो 83 है, बी का 76 है, सी का 85 है। अब क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहा है ए और बी का जो औसत है वो 79 है। ए और बी का औसत कितना है, 79। तो ये ए है, ये बी है, इनका औसत कितना आ जाएगा, 79। फिर बी और सी का औसत है 81, बी और सी का औसत कितना है, 81, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम संख्या का पता लगाते हैं। देखो ध्यान से सुनिए, क्रॉस में घटाना, बड़े में छोटा घटाना। 83 में से 79 जाएगा 4, 79 में 76 जाएगा 3, ठीक है। इसी प्रकार इनका देखो, 81 में 76 जाएगा 5,
85 में 81 जाएगा 4, यानी पता लग गया आपको ए बी और सी। ए सेक्शन में अगर 3 स्टूडेंट है तो बी सेक्शन में 4 है, बी में 4 है तो सी में 5 है। ये तो स्टूडेंट्स की संख्या का अनुपात आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बात है ए बी सी तीनों क्लासों का औसत कितना है, तीनों कक्षाओं का औसत कितना आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा तसल्ली से और देखना, ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए। देखो एक बार तो पूरी प्रोसेस बताओ, तो बाद में थोड़ा सा इसमें छोटी सी कमी भी कर सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन कम भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो बात की है, पहले समझा देता हूं। आंसर देखिए, ए सेक्शन में हर स्टूडेंट 83 मार्क्स लेकर गया है, हर स्टूडेंट 83 मार्क्स लेकर गया है। स्टूडेंट कितने हैं? 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे जी? 83 को 3 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा। ये ए सेक्शन के स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए। फिर बी सेक्शन में हर स्टूडेंट 76 मार्क्स लेकर के आ रहा है, स्टूडेंट्स है 4 तो 4 से गुणा कर दिया। सी सेक्शन में प्रत्येक स्टूडेंट 85 मार्क्स लेकर के आ रहा है, स्टूडेंट से 5 है तो 5 से गुणा कर दिया। ठीक है, ये तो आ गया राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 3 4 7 और 5 12 स्टूडेंटों को टोटल। ठीक है, 83 3 249, 76 चौक 304, 85 पंजे 425। ठीक है, बटे में क्या करेंगे, 12 का भाग दे देंगे। अच्छा देखो 49 और 4 53 और 25 78, 4 3 7 और 2 9 बटे 12। ठीक है, तो 12 8 96, 12 एकम 12, 12 मुझे 7, 81.5 औसत आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब यहां से थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हुई है, कुछ लोगों को कैलकुलेशन बड़ी लगती है, तो उसका एक इजी रास्ता आपको बताया था, उसको थोड़ा सा प्यार से सुनो, ध्यान से देखो। देखो आपको एक बात बताई थी कि 83 76 और 85 औसत आ रहे हैं। ठीक है, इनको सबको मिलाकर के औसत कितना आएगा ये देखना है। तो मैंने आपको एक बात कही थी कि आप अपने मन से कोई भी औसत मान लियो। तो मैंने औसत मान लिया 80 आएगा, मैंने औसत कितना मान लिया, 80 आएगा। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या में से 80 घटा दो, इसमें भी 80 घटा दिया, 3 आएगा। इसमें 80 घटाएंगे माइनस का 4 आएगा, इसमें 80 घटाएंगे 5 आएगा। क्लियर है बात? अच्छा, फिर इस क्लास में, एक क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं? 3, तो 3 नंबर लेने वाले 3 स्टूडेंट हो गए। इसमें -4 है, स्टूडेंट्स की संख्या 4 है इसमें, तो 4 से गुणा कर दिया। ये 5 वाला, इसमें भी 5 स्टूडेंट्स है तो इसलिए 5 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो संख्या कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ये आ जाएगा 5 5 25, 3 3 9, 25 और 9 34, और 34 में से 16 जाएगा, 18 बच जाएगा। 18 में भाग देंगे 12 का, तो 12 डेढ़ 18, तो प्लस का डेढ़ आ जाएगा, प्लस का डेढ़ आया है। क्लियर है बात? तो औसत क्या जाएगा भाई साहब? देखो ये डेढ़ औसत है, और जिसको घटाया था उसको वापस जोड़ देंगे। तो किसको घटाया था? 80 को घटाया था, 80 को वापस जोड़ देंगे। ये लो 80 और डेढ़ कितना हो जाएगा? 81.5। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और किसी को लगे यार ये लफड़े मेरे को नहीं जमते तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेना। ठीक है, ये भी पहले दिन तरीका बता दिया था आपको। चलो कैलकुलेशन हमने कर ली है, थोड़ा सा आगे ले चलते हैं अब संख्या को। n संख्याओं का औसत ए है, n संख्याओं का औसत ए है। पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी में 4 जोड़ दिया जाए, तीसरी में 8 जोड़ दिया जाए। ऐसे करते करते इन संख्याओं को आगे बढ़ाया जाता है। तो नई संख्याओं का औसत क्या आएगा? नई संख्याओं का औसत क्या आएगा? तो देखो जी, n संख्याओं का औसत a है, पहली में 2 जोड़ दिया, दूसरी में 4 जोड़ दिया, तीसरी में 8 जोड़ दिया, ऐसे n संख्याएं हैं। ठीक है, तो सबका औसत क्या आएगा? तो पहले पूरी प्रोसेस बताता हूं, बाद में हम चर्चा करेंगे इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखो पहले सुन लो पूरी प्रोसेस के बारे में। देखो जी, पहले कुल वृद्धि कितनी है ये देख लो आप, कुल वृद्धि कितनी है। तो पहले में 2 बढ़ाया, बाद में 4 बढ़ाया, बाद में 8 बढ़ाया, ऐसे करते करते बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो कितना टोटल हो गया है? देखो जी, ये गुणोत्तर श्रेणी है, ध्यान रखें। क्या है? गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला क्या है? a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, एक का मतलब पहली संख्या, पहली संख्या कितनी है? 2,
गुणा आर, किससे गुणा है? 2 से गुणा है। किससे गुणा है? 2 से। पदों की संख्या कितनी हो गई? n माइनस 1 बटे आर माइनस 1। आर यानी किससे गुणा है? 2 से गुणा है। 2 2 से तो गुणा हो रहा है बार बार, तो 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा 1, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। जाएगा 2 गुणा 2 की घात n माइनस 1, ये आ गया कुल वृद्धि। तो औसत वृद्धि कितनी हो गई? कितनी संख्या है? n संख्या, तो n का भाग दे देंगे, औसत वृद्धि आ जाएगी 2 गुणा 2 की घात n माइनस 1 बटे n, ये औसत वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, तो पहली संख्या में 2 जोड़ा, दूसरे में 4 जोड़ा, तीसरे में 8 जोड़ा, गुणोत्तर से डी बन रही थी। ठीक है, तो सबको मिलाकर के टोटल कर लिया, तो कुल टोटल ये आ गया। टोटल ये आ गया, औसत वृद्धि कितनी आ गई? औसत ही आ गई। ठीक है, तो नया औसत क्या आएगा? बस इतना बढ़ जाएगा। तो पहले औसत कितना हुआ करता था? ए हुआ करता था, अब इसमें ये जोड़ देंगे, 2 गुणा 2 की घात n माइनस 1 बटे n, ये आपका आंसर। ठीक है, अब कोई कहे जी और कोई इलाज नहीं है क्या? तो इलाज है भाई साहब, ध्यान से समझिए बात। मैं क्या कहता हूं कि n संख्याओं का औसत a है। n संख्या का औसत क्या है? a। n कितनी है मालूम नहीं, तो आप मान लो ना एक ही संख्या है। एक संख्या का औसत क्या है? a, खुद ही होता है, एक संख्या का औसत खुद ही होगा a। ठीक है, अब कह रहे हैं पहली संख्या में 2 जोड़ दिया, तो पहली संख्या में 2 जोड़ दिया, तो पहली क्या है? एक ही संख्या है, दूसरी में जोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ गए बात को? इसका मतलब एक संख्या का औसत क्या हो गया? अब नया औसत आ गया a+2। नया औसत क्या आएगा? a+2। कब? जब आप n को 1 मान लेते हो तो वैल्यू आ जाएगी a+2। अब इनमें सब में n की जगह पर 1 रख करके देखो किससे a+2 आ रहा है, वो ही सही है। ठीक है, तो क्या करेंगे? n की जगह पर 1 रखेंगे, तो n की जगह पर 1 रख दिया, यहां भी n की जगह पर 1 रख दिया। ठीक है, अच्छा, ये 2 सही नहीं है, दरअसल 2 से गुणा ही है, तो 2 में से 1 जाएगा 1, 1 को 2 से गुणा 2, 2 में 1 का भाग दिया 2, तो आ जाएगा a+2। पहले में मिल गया, पहले में मिल गया, लेकिन ध्यान रखना ऑप्शन सारे चेक करना, ऐसे गारंटी मत लेना। गारंटी तो तब लेनी, इसमें तो गारंटी हो गई, ठीक है, लेकिन इसकी गारंटी ऑप्शन से चेक करते समय तब लेते हैं जब फाइनल आ जाए। तो a+2 आ गया, तो लेकिन क्या पता औरों का भी a+2 आए, तो आप ये बोलेंगे जी संभावना है, कोई गारंटी नहीं है, संभावना है। चलो यहां पर भी n की जगह पर 1 रख देते हैं, यहां भी n की जगह पर 1 रख देते हैं। 1 और 1 हो गया 2, 2 की घात 2 का हुआ 4, 4 में से 1 जाएगा 3, तो ये आएगा a+3। तो a+3 आएगा, जबकि पहले a+2 था, a+2 ही चाहिए आपको, a+3 नहीं चाहिए, इसका ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर n की जगह पर 1 रख दिया, यहां भी n की जगह पर 1, तो 2 की घात 0 हो गया, 2 की घात 0 की वैल्यू 1, 1 में 1 का भाग दिया 1, तो ये आ जाएगा a+1, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर n की जगह पर 1, यहां भी 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 में 1 का भाग दिया 1, तो आ जाएगा a+1। ये लो जी, एक ही ऑप्शन है, अब गारंटी हो गई। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न हो सकता है कि साहब a+2 1 का और आ जाता तो फिर क्या करते? 2 पद मान लेते, तो पहला a+2 हो जाता, दूसरा a+4 हो जाता, दूसरे में 4 जोड़ रखा ना, इसलिए a+4 दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देकर औसत निकाल लेते, वापस से उनको चेक कर लो। तो चेक उनको ही करना है जिनमें जो खत्म हो गए वो हो ही गए, ऐसे नहीं कि उनको वापस सबको चेक करना पड़ेगा, सबको नहीं, जो दोनों सेम आ रहे, जैसे मान लो इसमें भी a+2 आता है, इसमें भी a+2, तो केवल इन दोनों को ही चेक करना पड़ता है, जो कैंसिल हो चुके हैं उनको कर दो, कोई दिक्कत है, उनको देखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष और 4 महीने। 30 छात्रों की औसत आयु है 14 वर्ष और 4 महीने। उसी कक्षा में 5 नए छात्रों का प्रवेश लेने के बाद 13 वर्ष 9 महीने उसका औसत हो जाता है। 5 नए छात्रों में सबसे छोटा छात्र 9 वर्ष और 11 महीने का है। शेष 4 नए छात्रों का औसत क्या आएगा? देखो जी, ध्यान दीजिए, बात को सुनो, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है इसके अंदर, थोड़ा सा प्यार से सोचना है, आराम से सोचना है, एसएससी मेंस में आया हुआ सवाल है। तो देखो, एक तरीका तो यह है कि भाई 30 छात्रों का औसत आयु है तो टोटल आयु ज्ञात कर लेंगे, और 5 को शामिल करने के का जो औसत 35 का जो औसत है 35 से गुणा कर लेंगे। 35 छात्रों के टोटल में 30 छात्रों का टोटल घटा देंगे, 5 छात्रों का टोटल आ जाएगा, उसमें एक 5 में से भी एक का और आ गया, उसका भी घटा दो,
जो आए उसमें 4 का भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये क्लियर है बात, शुद्ध और देसी तरीका। ठीक है, फिर डायरेक्ट कैसे करेंगे उसके बारे में भी सोचते हैं। देखो ध्यान से सुनो, सारी बात बताता हूं, ध्यान से सुन लीजिए, आराम से सुन लो। पहले तो 30 छात्रों का टोटल कितना होगा, 30 छात्रों का टोटल। देखो 30 छात्रों का औसत आयु है 14 वर्ष और 4 महीने, 14 वर्ष और 4 माह। तो टोटल क्या हो जाएगा, 30 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 30 से गुणा करो तो 30 से गुणा 14 30 42 420 वर्ष तो ये आ जाएगा। 120 महीने ही आ गए। 120 महीने को डायरेक्ट 10 साल भी आप लिख सकते हो। ठीक है, 420 वर्ष और 120 महीने। ठीक है, लेकिन एक बार कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, घटाते जोड़ते समय कोई और परेशानी हो सकती है, देख लेंगे। 35 छात्रों का टोटल कितना आएगा, 35 छात्रों का टोटल इसी प्रकार से। तो 5 नए छात्रों का प्रवेश लेने के बाद औसत हो गया 13 वर्ष 9 महीने, 13 वर्ष और 9 महीने। तो 35 से गुणा कर लेंगे, कितना हो गया, 35 105 हासिल 10, 35 एकम 35 और 10 45, 455 वर्ष माइनस 35 नाम 315 महीने। ठीक है भाई, अब क्या करना है, शेष 5 छात्रों का टोटल, शेष 5 छात्रों, ये तो एकदम शुद्ध देसी तरीके से कर रहा हूं, कोई कुछ भी नहीं की कैलकुलेशन, डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो देखो शेष 5 छात्रों का टोटल कितना होगा, इनके टोटल में इसको टोटल उठा देंगे। 455 वर्ष में 420 वर्ष जाएगा, 35 वर्ष तो ही आ जाएगा। और 315 महीने में 120 महीने जाएंगे, कितने बचेंगे, 115 जाएंगे तब तो 200 बचेंगे, 5 और चले जाएंगे, 195 महीने आ गए, 195 माह। ठीक है, 35 वर्ष और 195 महीने। उसमें जो सबसे छोटा है, यंगेस्ट है, छोटा वाला, उसकी आयु कितनी है, 9 वर्ष और 11 महीने, 9 वर्ष और 11 महीने। तो 35 वर्ष में 9 वर्ष जाएगा, कितना बचेगा भाई, 26 वर्ष। और 195 में 11 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 195 में अगर आप 11 का भाग 11 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 184 महीने आ जाएगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है तो। अच्छा चलो आगे देखिए, अब 26 वर्ष और कितने महीने आ गए, 184 महीने आ गए। ये किसकी आयु है, 35 छात्रों के टोटल में 30 छात्रों का टोटल आ जाएगा, 5 छात्रों का टोटल है, 5 में से एक और घटा दिया, 4 का आ गया। इसका मतलब इसमें 4 का भाग देना है, इसमें किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। ठीक है, तो इनका औसत आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनिए, तो 4 का भाग इसमें दे देंगे और इसमें भी 4 का भाग दे दिए। ठीक है, 4 का भाग दिया तो कितना आएगा, 4 पंजे 20, सॉरी 4 छीक 24, और बचेगा कितना, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 6.5 वर्ष तो ये आ गया, 6.5 वर्ष। इसमें 4 का भाग दे कितना आएगा, 4 चौक 16, बचेगा 2, 4 छीक 24, 46 महीने। देखो आराम से देखना, प्यार से देखना, ये देखो 6.5 महीने तो 6 वर्ष तो ही आ गया, आधी साल का मतलब 6 महीने आ गए, 6 महीने और 46 महीने कितना हो गए, 52 महीने आ गए। आधा साल, आधे साल का मतलब 6 महीने आ गए, 6 महीने और 46 महीने 52 महीने आ गए। 52 महीने को थोड़ा सा क्लियर कर लो आप, देखो 52 महीने में क्या जाएगा, 12 चौक 48, 4 वर्ष और 4 महीने आ गए क्या, 4 वर्ष और 4 महीने, तो 6 वर्ष तो ये आ गया, और 4 वर्ष 4 वर्ष और 4 महीने आ गए। आराम से देख लेना कैसे आया है, 12 चौक 48, 48 और 4 52 महीने आ गए। ठीक है, 6 वर्ष और 4 वर्ष कितना हो गया, 10 वर्ष, तो आ जाएगा 10 वर्ष और 4 महीने।
ये तो हमने खुली कैलकुलेशन की है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, डायरेक्ट किया है। ठीक है, अच्छा अब आराम से सुनो, कई बातें और करेंगे हम लोग। क्या करनी है? वो ये करनी है कि भाई 5 नए छात्रों का एडमिशन लेने के बाद औसत हो गया 13 साल 9 महीने, 13 साल 9 महीने हो गया। ठीक है, तो औसत में कमी आई है, औसत में क्या हुआ है? कमी आई है। कितनी कमी आई है? औसत में कमी देखो, पहले तो कितना था, 30 छात्रों का था 14 साल 4 महीने, 30 छात्रों का था 30 छात्रों का था 14 वर्ष और 4 महीने, आराम से देखना। और 35 छात्रों का हो गया 13 वर्ष और 9 महीने। और जो सबसे छोटा है वो 9 साल 11 महीने का है। ये तो आपका प्रश्न था। अब जो शेष 4 बच्चे हैं उनका औसत क्या आएगा? ठीक है, वो कंसेप्ट एकदम दिमाग में क्लियर करने के लिए बता दिया मैंने आपको। अब आराम से सुनो, 30 छात्रों का ईयर 5 बच्चों को शामिल करने से औसत हो गया 13 साल 9 महीने। इसका मतलब औसत में कमी आई है। कितनी कमी आई है? आराम से बताओ, औसत कमी कितनी कमी हो गई? 14 साल ही इसको आप पूरे 14 साल ही मान लो, तो 4 साल तो ये बच गए, इधर से 3 महीने, 4 महीने ये 3 महीने, कितने महीने? 7 महीने की कमी आई है। कितने महीने की कमी आई है? 7 महीने की। तो एक आदमी पर 7 महीने की कमी आई है, तो 35 पर कितने की कमी आएगी? 35 को 7 से गुणा करेंगे। ये लो जी, 35 को 7 से गुणा करेंगे तो 35 7 245 होता है। 245 महीने की कुल कमी आ गई है। कुल कमी कितनी आ गई? 245 महीने की कमी आई है। समझ गए बात को? अच्छा, 30 7 210, 7 5 35, 210 और 35, 245 महीने की कमी आई है। ठीक है, अच्छा अब आराम से देखना, ये कुल कमी कितने लोगों की है? ये 5 लोग मिलकर के 245 महीने कम है। ये 5 लोग मिलकर के 245 महीने कम है। अब क्या चाहते हैं कि भाई ये जो 4 बच्चे हैं इनका औसत बताओ। तो देखो ये भी कम है क्या? ये कितना कम है? 5वां जो सबसे छोटा बच्चा है वो कितना कम है? तो थोड़ा सा देखना एक बार, 14 साल 4 महीने का होना चाहिए। ठीक है, और ये 9 साल 11 महीने का, एक बार तो 10 साल का ही मान लो। तो 10 साल का मान लिया, इसका 4 साल 4 महीने तो ये बढ़ा गया, और 1 महीना इसमें कम है, इसका 4 वर्ष और 5 महीने कम है ये अकेला ही। 4 वर्ष 5 महीने ये अकेला ही छोटा है। ये सारे मिलकर 245 महीने छोटे हैं, ये सारे मिलकर 245 महीने छोटे हैं, लेकिन उसमें से 4 साल 5 महीने तो ये अकेला ही छोटा है। 4 वर्ष और 5 महीने का मतलब 12 चौक 48 और 5 53 महीने आ गए। तो 245 महीनों में 53 महीने तो ये अकेला ही छोटा है। ठीक है, तो इसका अगर सबसे छोटे वाले का 53 महीने अगर घटा दें तो कितना जाएगा? 5 में से 3 जाएगा 2, और 24 में से 5 जाएगा 19। 192 महीने अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन 192 महीने कौन है? वो 4 बच्चे हैं छोटे। ठीक है, तो चारों की औसत कमी, चारों की औसत कमी कितनी आ जाएगी? चारों की औसत कमी 192 को 4 का भाग दे देगा, 48 चौक 192, 48 महीने की कमी। ये चारों 48 महीने छोटे, औसत से 48 महीने छोटे, और 48 महीने का मतलब 4 वर्ष। ठीक है, तो औसत से 4 साल छोटे, तो औसत कितना था? 14 साल 4 महीने। अब 14 साल 4 महीने में अगर 4 वर्ष कम करें तो क्या जाएगा? 10 वर्ष और 4 महीने। क्लियर है बात? अब एक बार वो जो कंसेप्ट बताया था आपको, एक बार उसको भी वापस समझ लेना, इसको भी वापस देख लेना, पूरी बात समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ए बी सी 45 किलो वजन है औसत, ए और बी का औसत 40 किलोग्राम है, बी और सी का औसत 43 किलोग्राम, बी का वजन बताओ कितना? देखो जी, वैसे तो कर लेंगे खूब सारा, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको, ध्यान देना। ए बी सी तीनों का औसत 45 किलोग्राम है, औसत 45 किलोग्राम, तो टोटल 135 किलोग्राम हो गया, टोटल हो गया 135। अच्छा, फिर ए और बी का औसत, ए और बी का औसत कितना है? 40। ए और बी का औसत 40 का टोटल 80 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 80।
तो देखो जी तीनों मिलाकर के 135, 135 में से ये 80 है, 135 में ये कितना है 80, तो ये कितना बच गया 55 बच गया। ठीक है। अच्छा फिर देखो बी और सी का औसत 43 है, बी और सी का जो औसत है वो 43 है, औसत 43 है, इसका टोटल 86 हो जाएगा। बी और सी का 86 है भाई साहब, कितना है 86, तो 135 है उसमें से 86 तो ये निकल गया, इसका मतलब कितना बच जाएगा 49, रह जाएगा 49। अब 49 और 5 54 और 50 104 हो गया, तो इसका मतलब ये कितना बच जाएगा 31, तो बी आ जाएगा 31। ये लो सबका पता लग गया। ठीक है, यहां से आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई सबको जोड़ लेते, देखो इधर नहीं देकर के इधर की कैलकुलेशन किए बिना ऐसे भी कर लेते, सबको जोड़ लेते, तो ए बी और सी, और बी एक्स्ट्रा और आ जाता है इसमें, 80 और 86 146 आ गया, सॉरी 166 आ जाएगा, 80 और 86 166। ठीक है, आपको इसका पता तो टोटल ये 135 होगा ही, और ये कितना है मालूम नहीं है। अब आप ये बताओ 135 में क्या जोड़े 166 आ जाए, तो डायरेक्ट पता लग जाएगा जी 31 है। यहां से नहीं समझ में आया तो 135 प्लस का इधर आकर माइनस का कर लेना। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च किए, और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपए ज्यादा खर्च करे, तो उनके भोजन पर कुल कितना खर्चा हो। देखो भाई साहब, अब ये जो सवाल है ये आपको पहले ही बताया जा चुका है ऐसा सवाल। ठीक है, तो आप करेंगे, मैं इसको बताऊंगा जरूर लेकिन इसको डायरेक्ट तरीके से बताऊंगा, कंसेप्ट इसका नहीं बताऊंगा, कंसेप्ट पहले बता चुका हूं, इसलिए उस सवाल से करिए। 9 व्यक्तियों का आया था, उसमें 9 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए, और 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च कर दिए, और 9वें व्यक्ति ने सभी 9 लोगों के औसत से 20 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए, शायद ऐसा कुछ सवाल था। ठीक है, तो वो का वही सवाल ये है, केवल संख्या बदली हुई है, तो कंसेप्ट उसमें बता दिया था, मैं इसमें डायरेक्ट करवाऊंगा क्योंकि डायरेक्ट करना सिखाना है, मेरा पर्पज ये आपको। तो 10 व्यक्तियों में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर कितना खर्च किया 40 रुपए खर्च किया, लेकिन 10वें व्यक्ति ने क्या किया, शेष व्यक्ति है 10 व्यक्तियों का जो औसत खर्च है उससे 9 रुपए ज्यादा खर्च, 9 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए। इसका मतलब सभी 10 लोगों के औसत से 9 रुपए ज्यादा खर्च किया, सभी 10 लोगों का औसत खर्च कर दिया, इसका मतलब यह है कि खुद का हिस्सा खर्च कर दिया, इसका जो 9 रुपए एक्स्ट्रा वो बचे हुए 9 लोगों के। ठीक है, तो बचे हुए जो 9 लोग 40 रुपए तो पहले से खर्च कर रहे हैं वो, और 9 रुपए और मिल गए उनको खर्च करने के लिए, लेकिन 9 लोगों को मिला है, इसका प्रत्येक आदमी के हिस्से में 1 रुपए है, 9 रुपए 9 लोगों में बटेंगे तो 1 रुपए है, ये हर आदमी का खर्चा आ गया। और आदमी कितने हैं टोटल 10। ठीक है, 10 हो गए ना, सबका औसत बैठ गया इसमें, तो 40 और ये एक 41, 41 को 10 से गुणा करें 410 है। ठीक है, और वापस से कैलकुलेशन करके आप समझ लेना, तसल्ली से देख लेना पिछला सवाल देख करके। तो देखिए अगला सवाल देखते हैं, 5/15, 5/17, 5/19, 5/21, 5/23 इनका औसत। ठीक है, तो कुछ लोग कंफ्यूज होकर के 5/19 लगा बैठते हैं, लेकिन 5/19 मत लगा देना। क्यों नहीं लगाना है भाई, वो इस वजह से नहीं लगाना है क्योंकि समांतर श्रेणी नहीं है, अगर समांतर श्रेणी होती तो बीचों बीच औसत हो जाता। यहाँ पर घाते बढ़ रही है और घाते गुणा होकर के बढ़ती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसे सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और इनका भाग देंगे। तो देखो 5/15 प्लस 5/17, 5/19, 5/21, 5/23, ये तो आ जाएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, तो सब में 5 कॉमन ले लेते हैं, वैसे कॉमन तो और भी ज्यादा आ सकता है, 5/15 कॉमन ले सकते हो, लेकिन बाकी बचा रहेगा इसलिए मैं 5 ही कॉमन ले रहा हूं। तो 5 ले लिया कॉमन, तो एक ले लिया, इसका एक कम कर देंगे, तो 5 15 बार एक बार निकालेंगे 14 बार बचेगा, यहाँ 5 बचेगा 16 बार, यहाँ 5 बचेगा 18 बार, यहाँ 5 बचेगा 20 बार, यहाँ 5 बचेगा 22 बटे 5, और ये 5 से 5 कट जाएगा, तो आ जाएगा 5/14 प्लस 5/16 प्लस 5/18 प्लस 5/20 प्लस 5/22। ठीक है,
हो गई बात क्लियर? अच्छा, आगे देखिए और सुनिए बात, ध्यान देना। इसमें प्लस लगा हुआ नहीं है तो आप प्लस लगा लेना। चलो आगे देखिए, दो अंकों, एक छात्र दो अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत निकालता है। एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो औसत 3.6 बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ जाता है? 3.6। तो दो अंकों वाली संख्याओं के भी अंकों का अंतर क्या है? एक संख्या के अंक को पलट दिया और इससे औसत कितना बढ़ गया? 3.6 बढ़ गया। तो औसत वृद्धि जो है वो आ गई 3.6। औसत वृद्धि कितनी आ गई? 3.6। तो टोटल वृद्धि कितनी आ गई? एक संख्या पर 3.6 बढ़ेगा तो 10 संख्या पर कितना बढ़ेगा? 10 से गुणा करेंगे, मतलब टोटल 36 बढ़ गया। टोटल कितना बढ़ा है भाई साहब? 36। ठीक है, अब टोटल 36 बढ़ा है तो ध्यान से मेरी बात सुनना, प्यार से सुनिए कि अगर टोटल 36 बढ़ गया तो ऐसे बढ़ा कैसे? पलट दिया संख्या को, तो कह रहा है अंकों का अंतर कितना है? अंकों का अंतर पहले तो मैं बता देता हूं। अंकों का अंतर, जो संख्याओं का अंतर है अंकों के अंतर का नौगुना होता है हमेशा। संख्याओं का अंतर अंकों के अंतर का नौगुना। तो इस संख्याओं का अंतर है 36, तो अंकों के अंतर का नौगुना होता है। ये किसका नौगुना है? 4 का नौगुना। इसका मतलब जो संख्या रही होगी उसके अंकों का अंतर कितना रहा होगा? 4। जो संख्या है उसके अंकों का अंतर कितना रहा होगा? 4 रहा होगा। ठीक है, कोई भी 2 डिजिट की संख्या ले लो, आपने नंबर सिस्टम में भी पढ़ी है ये बात, दोबारा सुन लो एक बार। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं 41, ठीक है, और 41 को अगर पलट दिया 14 आ गया, तो इसका जो अंतर आएगा वो इनके अंकों का अंतर का नौगुना होगा। अंकों के अंतर का नौगुना। अंकों का अंतर कितना है? 4 में से एक जाएगा 3 है अंकों का अंतर, इसका नौगुना होगा तो 27 आएगा। आप चेक कर लो, चाहे 11 में से 4 जाएगा 7, 3 में से एक जाएगा 2, बताओ 27 आया कि नहीं है? ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 87, चलो 82 कर देता हूं, 82 है, और 82 को पलट देंगे तो 28, तो इसमें आप घटाओगे तो कितना आएगा? पहले बता देता हूं, 6 का अंतर है, तो 6 का नौगुना कितना होता है? 54 होता है। आप घटा कर देख लो, 54 ही आएगा। 12 में से 8 जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा 5। तो अंकों के अंतर का हमेशा नौगुना होता है। ठीक है, तो 36 का अंतर आया है, इसका मतलब ये किसका नौगुना? 4 का नौगुना। इसका मतलब वो जो संख्या रही होगी उसके अंकों का अंतर हमेशा 4 रहा होगा। अब मैं एक 4 के अंतर वाली बता दूं, 4 के अंतर दोनों में नहीं लिया मैंने। देखो जैसे मान लीजिए 15 है, 15 है, उसके अंकों का जो अंतर है 4 ही है। अब 15 को पलट दो, 51 हो गया। आप घटा करके देखो तो 11 में से 5 जाएगा 6, और 4 में से 1 जाएगा 36 आया, वो अंकों के अंतर का नौगुना हो। ठीक, चलो और देखिए कुछ सवाल और हैं, ध्यान से देखना। एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय में 50 पुस्तकें खरीदी, 50 पुस्तकें खरीदी, और बाद में क्या बोल रहे हैं? 50 पुस्तक खरीदी, किंतु उसने देखा कि अगर 76 रुपए और खर्च कर देता, यदि 76 रुपए और खर्च कर देता तो उसे 14 पुस्तकें और मिल जाती, और प्रति पुस्तक औसत भी 1 रुपए कम हो जाता। प्रति पुस्तक की जो रेट है वो कितनी कम हो जाती? 1 रुपए हो जाती। तो खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या थी? खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या थी? ठीक है, देखो इसको भी मैं पहले डायरेक्ट ही बताऊंगा आपको, ठीक है, बाद में और कंसेप्ट से भी बता दूंगा, लेकिन पहले समझने के लिए मैं चाहता हूं कि आप डायरेक्ट करें। मैं पहले तो उसने 50 पुस्तक खरीद ली, किस रेट में खरीदी मालूम नहीं, ठीक है, 50 पुस्तक खरीद ली। अब वो जो 50 खरीद करके उसका पेमेंट दे करके जाने लगा, तो दुकानदार ने बोला भाई अगर आप 76 रुपए और दे दो, अगर 76 रुपए और दे दो तो आपको पुस्तक 14 और मिल जाएंगी, 14 पुस्तक और मिल जाएंगी, और आपकी रेट है पहले से 1 रुपया कम हो जाएगी। अगर मान लो 100 रुपए की एक पुस्तक आ रही थी तो 99 रुपए की आई, 99 की रेट लग जाएगी आपकी। ठीक है, तो वो पूछना चाह रहा है कि भाई पहले कीमत क्या थी, ये बताओ आप मेरे को। तो देखो जी, ध्यान से सुनना मेरी बात, प्यार से सुनिए। ये कह रहा है भाई साहब 76 रुपए और दे दो, इसका 76 रुपए तो ये देने, और एक पुस्तक पर 1 रुपया कम हो गया, एक पुस्तक पर 1 रुपया कम हो गया। तो देखो 50 पुस्तक तो पहले खरीद ली, 14 पुस्तक और देने के लिए तैयार है, इसका 64 पुस्तक हो गई।
एक पुस्तक पर 1 रुपया कम हो गया, इसका मतलब 64 पुस्तकों पर 64 रुपए कम हो गए, तो 64 रुपए तो वहां से आ गए, 64 पुस्तक तो वहां 64 रुपए तो यहाँ से आ गए 76, ये इसके पास आ गए 140 रुपए। इन 140 रुपए में कितनी पुस्तक आई, इसके पास जो एक्स्ट्रा पुस्तक है वो आई है, तो एक्स्ट्रा पुस्तक कितनी है 14, 14 पुस्तक 140 रुपए की आती है, इसका एक पुस्तक कितने रुपए की आती है जी 10 रुपए की हो गई, एक पुस्तक की रेट है वो कितने रुपए की हो जाएगी 10 रुपए की। समझ में आ गई बात, क्लियर है, पक्का समझ में आ गया। वापस से सुनो एक बार, देखो ध्यान दीजिए, 76 रुपए तो और देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो एक पुस्तक पर 1 रुपए कम कर, एक पुस्तक पर 1 रुपए कम कर दिया तो 64 पुस्तकों पर 64 रुपए कम हो गए। ये कम नहीं होते अगर पहले की 50 पुस्तक नहीं खरीदी हुई थी, इसका मतलब 64 रुपए तो वो आ गए और 76 ये हो गए 140, 140 रुपए कितने पुस्तकों खरीदने के लिए काम आ रहे हैं, 14 पुस्तकों के लिए काम आ रहे हैं, इसका एक पुस्तक कितने रुपए की है 10, ठीक है। अब यदि मान लीजिए किसी को लगता है जी देखो मेरे को तो बैठता नहीं है समझ में, कोई बात नहीं है, नाराज क्यों रहे हो भाई, आप ये मान लो एक पुस्तक है वो x रुपए की आती है, एक पुस्तक की रेट कितनी है x रुपए है, तो एक पुस्तक की रेट x रुपए, तो 50 पुस्तक की कितनी होगी 50x, ऐसे तो खरीदा था उसने, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है जी 76 रुपए देने के लिए और दे दो आप 76 रुपए, तो 76 और दे देगा तो 14 पुस्तक और आ जाएगी, 76 रुपए और दे देगा तो कितनी पुस्तक आ जाएंगी 14 पुस्तक आ जाएंगी, और रेट क्या हो जाएगी, रेट 1 रुपए कम हो जाएगी, ठीक है। पहले जितनी रेट लगी थी, पहले कितनी लगी थी x रुपए लगी थी, अब 1 रुपए कम हो जाएगा, मतलब अब रेट लगेगी x माइनस 1, कितनी पुस्तकों के लिए, पूरी 64 पुस्तकों के लिए, 64 पुस्तकों के लिए x माइनस 1 रुपए से हो जाएगा हिसाब किताब। तो देखो जी ध्यान दीजिए, ये तो आ गया 50x प्लस 76, 64 को 1 से गुणा किया 64x, 64 एकम 64, प्लस को माइनस से माइनस, ठीक है। अच्छा आगे देखिए और समझो बात, 64x प्लस का इधर आकर माइनस का होगा, 50x में 64x जाएगा माइनस का 14x, 76 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 64 और 76 हो जाएगा 140, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 14 एकम 14, 14 था 140, x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो चाहो तो इसको ऐसे सोल्व कर लो, चाहे ऐसे सोल्व कर लेना, जैसे अच्छा लगे, सुंदर लगे, बढ़िया लगे, सरल लगे, वैसे आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं, x और 1/x का औसत a है, x और 1/x का औसत कितना है a है, तो x क्यूब और 1/x क्यूब का औसत क्या है, देखो ध्यान से सुनिए, x प्लस 1/x औसत a है तो टोटल 2 हो जाएगा, दो संख्या औसत a है तो टोटल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इनका पूछ रहा है तो इनका टोटल कर लेते हैं, तो पहले तो दोनों साइड क्यूब कर लेते हैं, क्यूब करेंगे तो x प्लस 1/x का होल क्यूब, 2a का क्यूब, दोनों साइड से क्यूब कर लिया, ठीक है। अच्छा ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, दोनों को गुणा करके ट्रिपल, देखो a प्लस बी का होल क्यूब आपने क्या पढ़ा है आराम से देख लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब दोनों को गुणा करके ट्रिपल इंटू a प्लस बी, दो का क्यूब हो जाएगा 8 a क्यूब, ठीक है। देखो ध्यान से सुनिए, x से x कट जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, इसकी वैल्यू कितनी है a है, सॉरी 2a बराबर 8 है क्यूब, 3 दूनी 6a है, प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 6a हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन भी आ रहा है क्या, कॉमन है तो निकाल लो कॉमन, तो आ जाएगा 2 चौक 8, 2 3 6। अब क्या पूछा है इन दोनों का औसत, तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, तो दोनों का टोटल तो किया हुआ यही है क्या, तो आ जाएगा 2 4 a क्यूब माइनस 3, इसमें किसका भाग दे देंगे 2 का, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचा हुआ आपका आंसर है, ठीक है। अब जिन लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है कि इसके क्यूब में इसका 3 गुना घटाइए,
2 का क्यूब 8, तो 8 2 का क्यूब 8 है, क्यूब हो जाएगा। इसका 3 गुना 2 3 6 क्यूब, ये टोटल आ जाएगा, इसमें 2 का भाग दे देंगे, ये लो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, लिख करके देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो जिन्होंने अलजेब्रा वगैरह पढ़ रखी है उनके लिए ये इजी है। चलो जी आगे देखिए, प्यार से पढ़ो क्वेश्चन को स्माइल करते हुए। 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु उतनी है जितनी 3 साल पहले थी। देखो अगर खिलाड़ी चेंज नहीं हुए तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर जितने खिलाड़ी पहले थे उतने ही खिलाड़ी अब हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि 3 साल पहले भी उतना ही औसत था अभी भी उतना ही है। इसका मतलब अगर मेंबर वही होते तो औसत आयु 3 साल 3 साल में 3 साल बढ़ेगी, 10 साल में 10 साल बढ़ेगी, 18 साल में 18 साल बढ़ेगी, 50 साल में 50 बढ़ेगी, अगर मेंबर चेंज नहीं है तो। ठीक है, तो औसत आयु 11 खिलाड़ी की औसत आयु 3 साल पहले उतनी थी जितनी आज है, जबकि 3 साल में औसत 3 बढ़ना चाहिए था। औसत 3 बढ़ना चाहिए था, मतलब एक आदमी पर 3 साल बढ़नी चाहिए, तो 11 आदमियों पर 33 साल बढ़नी चाहिए थी। कितने बढ़ना चाहिए था? 33 साल बढ़ने चाहिए थी। तो क्यों नहीं बढ़ा, सुनो इसके आगे। क्योंकि जिन 3 खिलाड़ियों की औसत आयु 33 वर्ष हुआ करती थी, उसके स्थान पर 3 नए युवाओं को शामिल कर लिया, छोटे खिलाड़ियों को शामिल कर लिया। ठीक है, इसका मतलब है अगर फर्क नहीं पड़ रहा है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर औसत आयु 3 साल पहले भी उतनी थी आज भी उतनी है, इसका मतलब ये हो गया कि वो जो 3 खिलाड़ी नए आए हैं वो 33 बढ़ने नहीं दिया उन्होंने, इसका मतलब 33 साल छोटे हैं। तीनों मिलाकर के कितने छोटे हैं? 33 साल। ठीक है, इसका मतलब कुल कमी 33 वर्ष की है। कुल कमी कितनी है? 33 वर्ष की। इसका मतलब औसत कमी कितनी हो गई? तीनों मिलाकर 33 वर्ष छोटे, इसका मतलब प्रत्येक 11 साल छोटा, प्रत्येक खिलाड़ी 11 साल छोटा है। ठीक है, तो जो खिलाड़ी गए थे वो कितने साल के थे? खिलाड़ी गए थे वो 33 साल के थे, 33 साल के थे। इसका जो नया है वो 11 साल छोटे हैं, मतलब 22 साल के। तो इसका नए खिलाड़ी जो शामिल किए हैं उनकी औसत आयु कितनी आ जाएगी? 22 वर्ष। आराम से सुनो, प्यार से सुनो, वापस से सुनो। 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु उतनी है जितनी 3 साल पहले थी, जितनी 3 साल पहले थी। ठीक है, क्योंकि जिन 3 खिलाड़ियों की औसत आयु 33 वर्ष है उनको निकाल दिया गया, उनकी जगह शामिल कर दिया। 3 साल में एक आदमी की 3 साल बढ़ती है, तो 11 आदमियों की 33 साल बढ़ जाएगी। ठीक है, कि पूरी टीम की बात चल रही है ना, तो इसका मतलब 33 साल छोटे शामिल लड़के किए गए हैं आपने। तो इसका जो लड़के शामिल किए हैं वो 33 साल छोटे हैं, तो तीनों मिलाकर के 33 साल छोटे, इसका हर लड़का 11 साल छोटा है। तो जो गए हैं वो 33 साल के थे, आया है वो 11 छोटा है, इसका मतलब 22 साल गया। ठीक है, या गुणा वगैरह कर करके आप कैलकुलेशन करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखिए, ए बी सी इनकी औसत आयु 84 वर्ष है। ए बी सी इनकी जो औसत है वो 84 वर्ष है, ध्यान देना। अब कहना चाह रहा है डी को शामिल करने से औसत 80 वर्ष आ गया। डी को शामिल करने से औसत क्या हुआ? 80 वर्ष हुआ। पहले से कम हो गया, पहले से कम हो गया, इसका मतलब जो शामिल किया वो छोटा है। डी को और शामिल कर लिया इसने, ए बी सी तो था, डी और आ गया, तो डी इसका मतलब औरों से छोटा है भाई। उसके शामिल होने से औसत कम हुआ, पहले 84 हुआ करता था, अब 80 हो गया। एक आदमी पर कितना कम हो गया? एक आदमी पर 4 साल कम हुआ। एक आदमी पर 4 साल कम हो गया, इसका 4 आदमी पर 16 साल कम हो गया, इसका वो 16 साल छोटा है। 84 साल होनी चाहिए थी लेकिन वो 16 साल छोटा है। एक आदमी पर 4 साल की कमी, तो 4 आदमियों पर 16 साल की कमी, इसका मतलब वो 84 में 16 जाएगा 68 साल का। इसका मतलब डी 68 साल का है। डी कितने साल का है? 68 साल का। और इनका सबका औसत कितना है? 80। इनका सबका औसत 80। अच्छा और सुनो आगे, एक नया व्यक्ति ई, नया व्यक्ति कौन है? ई, जो डी से 4 साल बड़ा है। ई है डी से 4 साल बड़ा है, मतलब ये 68 है तो बेहतर है। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहा है? उसको एक की जगह बुला लिया, उसको किसकी जगह बुला लिया? एक की जगह, यानी एक को निकाल दिया और किसको बुला लिया? ई को बुला लिया, बी सी डी। अब औसत कितना हो गया? 78 हो गया। अब औसत कितना हो गया? बी सी डी ई की औसत आयु है कितनी हो गई? 78 हो गई। इसका कितनी कम हो गई? 2 कम हो गई।
पहले 80 थी, अब 78 हो गई, इसका और 2 कम हो गई, इसका नया खिलाड़ी और छोटा है। नया तो यही है, नया तो यही तो है। तो एक आदमी पर 2 साल की कमी आई है, एक आदमी पर 2 साल की कमी आई है, तो 4 आदमी पर 8 साल की कमी आई है। एक आदमी पर 2 साल की कमी, इसका मतलब 4 आदमियों पर 8 साल की कमी। इसका मतलब ये 8 साल छोटा है। किससे छोटा है? इससे, यही तो गए। तो ये तो 78 साल का, ये 8 साल छोटा है, इसका ये 8 साल बड़ा है। इसका 78 8 86 साल का होगा। तो ए कितने साल का हो जाएगा जी? 86 साल का। तो ए की आयु पूछिए, ए कितने साल का है? तो ए कितना हो जाएगा? 86 साल का। देखो बिना कोई खास कैलकुलेशन के, ये जो कैलकुलेशन मैंने करी है वो कोई ज्यादा खास लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करी है, बस थोड़ा सा प्यार से स्माइल करते हुए समझना है। वापस से देखो, ए बी सी की औसत है 84 वर्ष, डी को शामिल कर दिया, 80 हो गया, 4 कम हुआ। एक आदमी पर 4 कम, तो 4 आदमी पर 16 साल कम, इसका ये 16 साल छोटा है, औसत से 16 साल छोटा है। तो 84 में 16 कम किया, 68 आ गया। ठीक है। अब एक नया आदमी ई है जो डी से 4 साल बड़ा है, तो 4 साल बड़ा, इसका 72 साल का हो गया। इस ई को क्या कर दिया? एक को हमने निकाल दिया और ई को शामिल कर दिया, और ई को शामिल करने से औसत 78 वर्ष हो गई। इसका मतलब और कम हो गई, पहले 80 हुआ करती थी, 78, 2 साल कम हुई है। एक आदमी पर 2 साल कम, इसका 4 आदमी पर 8 साल कम है। इसका मतलब वो 8 साल कम किसकी वजह से? इसकी वजह से। इसका ये 8 साल छोटा है और ये 78 साल का है। तो ये 78 साल का आदमी 8 साल छोटा है, इसका इससे बड़ा कौन है? 8 साल बड़ा है। इसका 78 और 8 कितना हो जाएगा? 86। क्लियर है? अच्छा, चलो आगे और बढ़ते हैं। देखिए, सेवानिवृत्ति पर एक आदमी की पेंशन उसकी सेवा के अंतिम 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर। उसका वेतन 1/1/1983 से 380 रुपए प्रति माह है। 1/10/1983, 1/10/1984, 1/10/1985 को 40 रुपए की वृद्धि हुई है, 40 रुपए का इंक्रीमेंट लगा। तो यदि 1/1/1986 को वो रिटायर हुआ हो तो उसको पेंशन कितनी मिली? देखो भाई, बहुत पुराना आदमी है, बेचारी को पेंशन नहीं मिल रही है, पेंशन बताओ भाई, इसका करो हिसाब। तो देखो, 1/1/1983, ध्यान से समझना, इसकी तनख्वाह है 380। फिर 1/10/1983 को, मतलब 9 महीने बाद, इसकी तनख्वाह 40 रुपए बढ़ गई। पहले 380 रुपए हुआ करती थी, अब 380 में कितने बढ़ गए? 40 बढ़ गए। ठीक है। अच्छा, फिर 1/10/1984 को और 40 रुपए बढ़ गए, मतलब 380 प्लस 40 प्लस 40। फिर 1/10/1985 को और 40 बढ़ गए, 380 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40। ठीक है। अच्छा, तो ये कहना चाह रहे हैं 3 साल में, लास्ट के 3 साल में जो औसत वेतन है, लास्ट के 3 साल में जो औसत वेतन है, उसका क्या करना है? उसका औसत निकाल लो और उसको आधा कर दो। ठीक है, वो पेंशन दिलवाएंगे। तो लास्ट के 3 साल की पेमेंट देख लेते हैं। समझ गए? औसत। तो देखो, एक बात बताई थी आपको, ज्यादा परेशान मत हो, आराम से तसल्ली से और प्यार से कैलकुलेशन करो। आप 380 औसत मान लो पहले से ही। कितना मान लेंगे? 380। जो कल्पित माध्य बताया हुआ है ना, कि मेरी मर्जी से मैंने मान लिया 380। ठीक है, तो इसकी तो कैलकुलेशन करनी नहीं है, और आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 40 रुपए बढ़े, ये बताओ आप मेरे को कब तक मिलेंगे? जब तक रिटायर नहीं हो जाता तब तक मिलेंगे। ठीक है, तो इसका हिसाब बताता हूँ। देखो, ये 40 रुपए यहां भी मिल रहे हैं, यहां भी मिल रहे हैं। देखो, ये यहां से इस 1/1/1983 की बात है, ये 1/1/1986 को रिटायर हो जाएगा, मतलब 3 साल बाकी है इसकी सर्विस में। कितने साल बाकी है? 3 साल बाकी है, मतलब 36 महीने बाकी है। तो 9 महीने बाद ये इंक्रीमेंट लगा, इसका 36 में 9 महीने तो निकल गए 27 महीने। इसका ये 40 रुपए कितने महीने तक मिलेंगे उसको? 27 महीने तक मिलेंगे। ये 40 रुपए इसको 27 महीने तक मिलते रहेंगे। इसका हिसाब कर लिया हमने। अब 12 महीने बाद ये 40 रुपए बढ़े, इसका 27 में 12 कम गए, ये 15 महीने तक मिलेंगे उसको। तो ये 40 रुपए मिलेंगे उसको 15 महीने तक। फिर इसका भी हो गया। अब 12 महीने और निकल गए, इसका 3 महीने बचे हुए इसके रिटायरमेंट में, तो ये 40 रुपए उसको 3 महीने तक मिलेंगे।
ये लो जी, कुल वृद्धि हो गई है, कुल वृद्धि। आपको पता है कमी है तो कमी को बराबर बराबर बांटो, वृद्धि है तो वृद्धि को। पूरे 36 महीने में बांट देंगे, 36 है ना रियल संख्या तो अपनी, 36 का भाग दे देंगे इसमें, औसत वृद्धि आ जाएगी। तो देखो 40 सब में कॉमन आ रहा है, इसलिए बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इसमें बचेगा 27, इसमें बचेगा 15, इसमें बचेगा 3 बटे 36। तो 40 गुणा 27, 15, 42 और 3 45 बटे आ जाएगा 36। ठीक है, अच्छा 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 4 दे 40, 10 पंजे 50। तो औसत वृद्धि आ गई 50 की, 50 की औसत वृद्धि। तो औसत पेमेंट कितना आ जाएगा? देखो औसत वेतन 50 तो ये है, और जिसको घटा दिया उसको वापस जो 380 को घटा दिया था ना हमने, वापस जोड़ दो। तो औसत वेतन आ जाएगा 380 और 50 हो जाएगा 430 रुपए। और 400 रुपए 30 रुपए औसत वेतन आ गया, तो पेंशन कितनी आ जाएगी इसकी? आधी आएगी 430 का आधा कितना होगा? 215। तो हर महीने 215 रुपए उसको पेंशन मिलेगी। ठीक है, अब कोई आप में से कह सकता है भाई साहब मैं तो ये 380 रुपए इसको 9 महीने तक मिलेगी, तो मैं तो 380 को 9 से गुणा करूंगा। बिल्कुल कर सकते हो। ये 380 और 40 420 रुपए को ये पूरे 12 महीने मिलेंगे, 12 से गुणा करूंगा, इसको भी 12 से गुणा करूंगा, और ये 3 महीने बचे इसको 3 से गुणा करूंगा, सबको जोड़कर 36 का भाग दे दूंगा। ऐसे नहीं कर सकते क्या? किसने मना किया भाई? करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको जैसा बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा के 9 छात्र कुछ राशि का योगदान करते, उसमें से 7 छात्र प्रत्येक 50 रुपए का योगदान देते, अन्य दो 7, 9 में से 7 बता दिए, ठीक है, अन्य दो सभी 9 छात्रों के औसत से 50 रुपए और 90 रुपए अधिक देते हैं। सभी 9 छात्रों का औसत योगदान क्या होगा? सवाल याद आ गया होगा? ठीक है, वही सवाल है। ठीक है, थोड़ा प्यार से करना है, तसल्ली से करना है, डायरेक्ट होगा। देखो इन जो दो लोग लास्ट के बच गए, उन्होंने क्या किया, सभी 9 लोगों का जो एवरेज था उससे इसने 50 रुपए ज्यादा दिए, इसने 90 रुपए ज्यादा दिए। ठीक है, इसका मतलब खुद का औसत तो उसने दे दिया, उसने खुद का औसत तो दे दिया। ठीक है, अब वो खुद के औसत के अलावा दे रहे हैं, वो खुद के औसत के अलावा दे रहे हैं। इसका मतलब वो उनको नहीं देना चाहिए था, किसको देना चाहिए था? बचे हुए 7 उनको देना चाहिए। ठीक है, बस वही बात है। तो इसका मतलब 7 लोगों को 50-50 रुपए तो मिल ही रहे, वो तो दे ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनको और कितने देने चाहिए? 50 रुपए तो ये देने चाहिए, 90 रुपए देने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये अपने खुद का औसत दे दिया, 9 छात्रों के औसत तो दे ही दिया, उसके अलावा एक आदमी 50 रुपए ज्यादा दे रहा है, ये 90 रुपए ज्यादा दे रहा है। इसका मतलब ये 90 और 50 रुपए जो है वो इनको नहीं, उन 7 लोगों को देने चाहिए। तो 90 और 50 140 रुपए, ये 140 रुपए कितने लोगों में बंटने चाहिए? 7 लोगों में। इसका मतलब 20-20 रुपए और बढ़ेंगे उनके। इसका मतलब प्रत्येक को 70-70 रुपए देने चाहिए, यानी सबका जो औसत है वो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो सभी 9 छात्रों का जो औसत है वो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। क्लियर है बात? कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? तो आराम से प्यार से कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर किसी को खटक है कोई, तो मैं समझा देता हूं, देख लो। पूरा खर्चा मान लीजिए 100 रुपए, पूरा खर्चा कितना है? 100 रुपए। उसमें 7 लोगों ने 50-50 रुपए खर्च किए। ठीक है, और 8वें और 9वें आदमी ने सबके औसत, सभी 9 लोगों के औसत से 50 रुपए, सभी 9 लोगों का औसत x/9 आ गया, उससे 50 रुपए ज्यादा कर दिए। और 9वें ने सभी 9 लोगों के औसत से 90 रुपए ज्यादा खर्च किया। यही तो बात है। अब x/9 और x/9 2x/9 हो गया, 2x/9 प्लस का इधर आकर माइनस का। 50 संतु 350, 350 और 50 400, 400 और 90 490। 9x में से 2x जाएगा 7x, ये 9 नीचे कहां जाएगा? ऊपर। 7 एकम 7, 7 7 49, यह आएगा 630 रुपए का कुल खर्चा आ गया। कुल खर्चा कितने रुपए का आ गया? 630 रुपए का।
इसने पूछा औसत खर्चा कितना आएगा, तो औसत खर्चा कितना आएगा 603 तो कुल खर्चा है, 9 लोगों में बांटो तो 70 रुपये। बाकी मेरे हिसाब से तो आपको ऐसा करना चाहिए था, ये समझ आएगी तो ये समझ लो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप। चलो, तो हमने बहुत सारी चीजें क्लियर करी हैं, फिर भी अगर किसी को कोई और खटक रह रही हो औसत में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, आज हमारा औसत का चैप्टर खत्म होता है, अगली वीडियो में हम परसेंटेज के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।